हेलो आदाब, गुड आफ्टरनून। मैं हूं आपके साथ सना वारिस और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम चलती रहेगी ज़िंदगी। जैसा कि उन्वान है, ज़िंदगी ऐसी ही चलती रहती है, चाहे परेशानियां आएँ, चाहे कुदरती आफात आएँ। कुदरती आफात के हवाले से इसलिए हम आज बात कर रहे हैं क्योंकि मौजूदा वक्त में जैसा कि कोरोना दौर चल रहा है और ऐसे में कई रियासतों में सैलाब ने तबाही मचाई, साथ ही साथ लैंडस्लाइड के वाक़यात मंजरेआम पर आए, जिसके बाद ज़िंदगी कहीं ना कहीं थम सी गई थी। लेकिन अब ज़िंदगी दोबारा पटरी पर लौटने की कोशिश कर रही है। इसमें इंतज़ामिया और सरकार का बहुत बड़ा अहम रोल रहा है, लेकिन लोगों को नुकसान भी बहुत हुआ है, जानी नुकसान और माली नुकसान हुआ है। इसीलिए आज हमने, चूँकि हम जानते हैं कि यूपी, बिहार और महाराष्ट्र में सैलाब ने ज़्यादा तबाही मचाई है, और अगर महाराष्ट्र पर फोकस करें तो रायगढ़ ज़िला है जहां पर कई अमवात भी हुई हैं, जिसका डेथ टोल जो एग्जैक्ट क्या है वो हम इंतज़ामिया से जानने की कोशिश करेंगे। इसीलिए हमने आज एक ख़ास मेहमान को मदऊ किया है ताकि वो बता सकें कि इस वक्त रायगढ़ की सिचुएशन क्या है और सैलाब मुतासर इलाका होने के बाद अब क्या दूसरे इलाके से उसका राबता फिर से जुड़ पाया है या नहीं। इस बीच कोरोना के केसेस की अगर हम बात करेंगे तो कोरोना के केसेस लगातार आ रहे हैं। हालांकि कई वेरिएंट्स भी सामने आ चुके हैं जिनमें कप्पा और डेल्टा प्लस वेरिएंट्स हैं, और साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि अब लोग वैक्सीनेशन तो करा रहे हैं, वैक्सीनेशन का अमल लगातार जारी है, लेकिन लोगों में तसाहुली देखने को मिल रही, लापरवाही देखने को मिल रही है। अगर आप बाजार निकलते होंगे तो आप देख लेते होंगे कि किस लापरवाही की हम बात कर रहे हैं। इस स्टूडियो में यहाँ बैठने से पहले तक हम मास्क लगा के रखते हैं ताकि लोगों को बताया जा सके कि आप मास्क ज़रूर लगाएं, एसओपीज़ पर अमल करें, क्योंकि जो साइंटिस्ट हैं और डॉक्टर्स हैं उन्होंने पहले ही एक इशारा दे दिया था कि थर्ड वेव आएगी। तो थर्ड वेव से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप वैक्सीनेशन करवाएं। साथ ही साथ आप अगर बीमार हैं तो डॉक्टर से मशवरा लें, और अगर आप डॉक्टर से मशवरा नहीं ले सकते हैं तो हमें कॉल करें, क्योंकि न्यूज़ 18 उर्दू अपनी नौयत का एक ख़ास प्रोग्राम आपके लिए लेकर आता है। अगर आपको कोरोना वैक्सीन या फिर तरक्की के मनाजिल के हवाले से या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से कोई सवाल करना है तो खास मेहमान हमारे साथ मदऊ होते हैं, जिनका हम तारुफ कराएंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि इस प्रोग्राम का हिस्सा अगर आप बनना चाहते हैं तो आप हमें कॉल करें। आपसे कुछ देर बाद टीवी स्क्रीन पर नंबरात फ्लैश होंगे, उन नंबरात को डायल करें और हमसे जुड़े, अपने सवाल करें। चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दो खास मेहमानों का तारुफ करा दें। निधि चौधरी साहिबा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं रायगढ़ की। रायगढ़ का जिक्र मैंने कुछ देर पहले किया था कि इस वक्त रायगढ़ क्यों मंजर आम पर आया है, क्योंकि वहां पर सैलाब ने ज्यादा तबाही मचाई है, और तुर्रा ये कि लैंडस्लाइड के भी वाकयात पेश आए जिसमें कई जाने नुकसान भी हुआ है। साथ ही एक और खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं, डॉक्टर शहनवाज कुल्लू साहब, जो कि लीवर कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। आपका भी इस्तकबाल करते हैं, और निधि चौधरी साहिबा आपका भी इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं। साथ ही शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आप दोनों का कि वक्त निकाला और हमारे साथ जुड़े। तो कॉलर्स से ये, व्यूवर्स से ये अपील है कि आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि आप हमें कॉल करें और हमसे जुड़े, कई सवालात भी कर सकते हैं। निधि साहिबा, सबसे पहले आपका हम रुख करेंगे। चूंकि रायगढ़ जो है बहुत अफेक्टेड रहा है, और हम ये जानते हैं कि अब कहीं ना कहीं रायगढ़ में ज़िंदगी पटरी पर लौटने की कोशिश कर रही है। हमें ये बताइएगा कि कब लैंडस्लाइड और कितने एरिया रायगढ़ के रहे जो ज़्यादा मुतासिर रहे लैंडस्लाइड और सैलाब से, बाढ़ से, और अभी सिचुएशन क्या है इलाके की। आदाब आपको, और आपने इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए शुक्रिया। रायगढ़ में 22 जुलाई को सैलाब सावित्री नदी में आया था, और इसका बहुत बड़ा कारण महाबलेश्वर में जो लगभग 1100 मिलीमीटर तक की बारिश हुई थी 48 घंटे में, उसके साथ साथ महाड़ और पुलादपुर दो तहसील में भारी बारिश होने के कारण से सावित्री नदी में सैलाब आया था, जिसमें महाड़ का पूरा शहर, पुलादपुर शहर और लगभग 20 गांव बहुत ही बुरे तरीके से प्रभावित हुए थे। इसके साथ ही आप सभी को पता है कि अनफॉर्चुनेटली जिले में उन्हीं दो तहसील में काफी जगह पे भारी लैंडस्लाइड हुई थी, और अनफॉर्चुनेटली 3 जगहों पर इसमें जानमाल का भी नुकसान हुआ है। तड़िए महाड़ में अगर हम बात करें, चूंकि आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं उस पूरे इलाके की, तो कितना अब तक सरकारी तौर पर जानी नुकसान हुआ है, क्या आंकड़ा है? लगभग ये भूस्खलन जो है उसमें 97 लोगों की मृत्यु हुई है। एक ही गांव के तड़िए के 86 लोगों की मृत्यु वहां पर भूस्खलन के कारण से, लैंडस्लाइड के कारण से हुई, और दूसरे 2 गांवों में साकर सुतारवाड़ी और
एक केवनाड़े करके पुलादपुर में गांव है, जहां पर भी 11 लोगों की दुर्दैवी मृत्यु हुई है। जी, तो 97 + 11 यानी 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है सैलाब मुतासर इलाकों में। अब जब तबाही आई उस वक्त जाहिर सी बात है इंतजामिया के सामने बड़ा चैलेंज रहा होगा। अभी इस वक्त सिचुएशन क्या है, कैसे ज़िंदगी पटरी पर लौटती हुई दिखाई दे रही है? क्या आप लोग स्टेप्स ले रहे हैं ताकि जल्द से जल्द जो मामूलात ज़िंदगी है वो दोबारा लौट आए पटरी पर? सैलाब के बाद सभी घर हर शहर में लगभग 10,000 फैमिलीज रहती हैं। इसके अलावा जो पूरे एरिया में लगभग 16-17 हज़ार फैमिलीज बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई थी, और इन सभी घरों को, इनमें रहने वाले सभी लोगों को फिर से अपनी ज़िंदगी पटरी पर लाने के लिए प्रशासन की तरफ से हर संभव कोशिशें की गई। सबसे महत्वपूर्ण काम और सबसे पहली प्राथमिकता नागरिकों को स्वच्छ पानी देना, और उनके एरियाज में, सभी गांवों में, शहर में जिस तरह से दलदल जमा हो गया था और घरों का सारा हो गया था, वो सारा सामान, सभी नाशवंत वस्तुएं, घर का किराने दुकान में जो सामान होता है, कपड़े, सभी पूरी तरह से खराब हो गए थे। तो इन सब को बाहर निकाला गया और ये सारा कचरा उठाने पर सबसे ज्यादा फोकस था, ताकि और कोई बीमारियां ना फैल जाए। किसी भी सैलाब के बाद लेप्टोस्पायरोसिस, टाइफाइड, डायरिया, जॉन्डिस जैसी बीमारियों के फैलने का भी डर रहता है, और हम अभी एक महामारी के बीच में जी रहे हैं। इसलिए जब जिला प्रशासन रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशंस कर रहा था, उस समय भी बहुत ज्यादा फोकस इस चीज पे था कि सबसे ज्यादा पानी और स्वच्छता पर ध्यान रखते हुए हम लोग जल्दी से जल्दी जिंदगी पटरी पर ला सके। इसमें जिला प्रशासन की बहुत बड़ी मदद आसपास की जो महानगर पालिकाएं हैं, जैसे कि दरमियान मौजूद है, हम उनका रुख करेंगे। आपके पास लौटूंगी निधि चौधरी साहिबा। डॉक्टर शहनवाज साहब, जैसा कि कुछ देर पहले निधि साहिबा ये कह रही थी, और हम ये जानते हैं कि जब इस तरह के आफात आते हैं तो उस वक्त जानो माल का खतरा तो लगा ही रहता है, लेकिन बीमारी फूट पड़ने का खदशा रहता है। एक डॉक्टर बतौर डॉक्टर क्या सलाह मशवरा देता है कि जब इस तरह के आफात समावी को देखा जाए तो उसके बाद लोगों की सेहत, जानो माल के ख्याल को देखते हुए कौन कौन से स्टेप्स मेडिकली उठाने की जरूरत होती है? पूछने के लिए जैसे कि निधि जी ने ऑलरेडी बता दिया कि आपकी वॉइस हम तक नहीं आ रही है शहनवाज साहब। हेलो, जी जी अभी आ रही है, बोले। ऐसा कि निधि जी अभी बता रही थी हमें कि ऐसी सिचुएशन में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चैलेंज जो रहता है वो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर का रहता है, क्योंकि सारे जो वाटर के सोर्सेज होते हैं, वेल्स होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, उनमें ऐसे में जो सैलाब का पानी है वो चला जाता है और मिक्सिंग हो जाती है वेज वाटर की विद ड्रिंकिंग वाटर। तो सबसे ज्यादा जो खतरा रहता है वो रहता है बीमारी फैलने का थ्रू द मोड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। तो ऐसे में बहुत बड़ा चैलेंज रहता है टू प्रोवाइड द ड्रिंकिंग वाटर एंड टू सेव अस द पीपल फ्रॉम द जो डिजीज होती है जो ड्रिंकिंग वाटर से फैलती है, जैसा कि निधि जी ने ऑलरेडी बताया कि जैसे हेपेटाइटिस है, जिस तरह से जॉन्डिस है, और जिस तरह से लेप्टोस्पायरोसिस है, और दूसरी ऐसी कई बीमारियां हैं जो पानी से फैलती है, जिससे डायरिया है, कॉलरा है, बाकी चीजें हैं। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है एडमिनिस्ट्रेशन को कि एक क्लीन ड्रिंकिंग वाटर जो इस बीच डॉक्टर किस तरह से अपना किरदार निभा सकते हैं? जी, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि जो भी लोग पानी पी रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप बॉइल्ड वाटर ले लीजिए, और अगर आपके पास क्लोरीन टैबलेट्स अवेलेबल हैं आप उनका यूज कर सकते हैं। और अगर पैकेट ड्रिंकिंग वाटर मिल जाए तो सबसे इजी और सबसे सेफ पैकेट ड्रिंकिंग वाटर रहेगा, जिस तरह से बोटल्स में आता है, बट बिकॉज इट इज नॉट अवेलेबल, हर जगह नहीं हो पाएगा। तो अगर आपके पास क्लोरीन टैबलेट्स हैं तो वो यूज कर लीजिए, या एटलीस्ट जो भी पानी पी रहे हैं उसको बॉयल करने के बाद ही पिए, क्योंकि इसमें बीमारी होने का बहुत ज्यादा खतरा रहता है। बिल्कुल, और कोरोना के दरमियान इस तरह की तबाही जब देखने को मिलती है तो इंतजामिया और सरकार के सामने बड़ा चैलेंज होता है कि एक तो मार वैसे ही झेल रहे हैं, दूसरी मार लैंडस्लाइड और सैलाब ने मचा रखी है। निधि साहिबा, इस वक्त हम जानना चाहेंगे कि किस हद तक रिलीफ वर्क जो है हो चुका है, अगर जारी और सारी है तो कितना वक्त लगेगा इन डिस्ट्रिक्ट्स में लोगों को उबारने में?
मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने सभी शहर और गांवों में स्वच्छता जिस पे हमने सबसे ज़्यादा फोकस किया था, लगभग 95% सफाई पूरी की जा चुकी है। सिर्फ महाड शहर में अभी नालों में जो दलदली मिट्टी जिसको हमने सड़क से हटाया था, वो नालों का सफाई का काम बचा हुआ है। वो नाला सफाई भी अगले कुछ दिनों में पूरी कर दी जाएगी। इसमें जिस तरह का सैलाब आया था, जैसा मैंने कहा कि घरों में फर्स्ट फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे कुछ भी नहीं सामान सुरक्षित रह सका, तो सभी तरह का सामान का बहुत नुकसान हुआ। सरकार की तरफ से इमीडिएटली सरकार ने रिलीफ मेजर्स, रिलीफ पैकेजेस अनाउंस किए हैं। वो हमने जनता को जल्दी से जल्दी देने के लिए पूरी व्यवस्था की। बहुत सारे एनजीओज, फाउंडेशंस और आसपास की महानगर पालिकाएं, आसपास के जिलों से मदद आई, जिसको भी बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से हर प्रभावित व्यक्ति तक पहुंचाने का जिला प्रशासन ने स्थानिक लोक प्रतिनिधि और स्थानिक एनजीओ, स्थानिक संस्थाओं की मदद से पूरा किया है। अभी आप अगर महाड शहर में और आसपास के गांवों में जाके देखेंगी तो आपको दिखेगा कि दुकानें फिर से खुलने लगी है, मेडिकल स्टोर्स खुल रहे हैं, काफी फिर से एक जो जिंदगी पटरी पर आती हुई वहां दिखाई दे रही है। वो अपने आप में जो जिला प्रशासन के एफर्ट्स थे शहरों को, गांवों को वापस से पटरी पर लाने का, उसका एक उसकी तरफ इशारा करती है। जी 22 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक आपने कहा कि पटरी अब जिंदगी पर लौटती हुई दिखाई दे रही है, दुकानें खुल रहे हैं, लोग अब अपनी दिनचर्या पे मशगूल हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में मशगूल नजर आ रहे हैं। ऐसे में हम ये जानना चाहेंगे कितना वक्त लगा इंतजामिया को, एडमिनिस्ट्रेशन को 22 जुलाई से लेकर अब तक, क्योंकि लोगों को भी शिफ्ट किया गया होगा जब इलाके में सैलाब भरा रहा, जैसा कि आप कह रहे हैं कि फर्स्ट फ्लोर, और हमने तस्वीरें भी देखी, आप व्यूवर्स को भी दिखाया, तो कितना वक्त लगा, क्योंकि पानी का रिसाव, पानी को बाहर निकालने में भी काफी वक्त लगता है, तो कितना वक्त इंतजामिया को लगा ताकि लोगों को रीशिफ्ट कर दिया जाए उनके घरों में और उनके गांव में, उनके शहरों में, इलाकों में? सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुए हैं वो लैंडस्लाइड अफेक्टेड एरिया, बाकी जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज हैं वहां से लो लाइंग एरियाज में से लोगों को पहले ही शिफ्ट किया जा चुका था। यही कारण है कि रायगढ़ में फ्लड के कारण से डेथ्स नहीं है। फ्लड बहुत बड़ा फ्लड था, इनफैक्ट पिछले 100 सालों में इस तरह का सैलाब उस एरिया में किसी ने नहीं देखा है। इतना बड़ा सैलाब आया था, बावजूद इसके 22 जुलाई से पहले ही प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे हमने कुछ टीम्स वहां भेज रखी थी, और इस कारण से हम वहां पर लोगों को पहले ही बचाने में समर्थ रहे। लोग वापस, जैसे ही हमने शहर में सफाई का कार्यक्रम 23 तारीख से शुरू कर दिया था, आसपास की सारी टीम्स आई थी, बहुत सारी संस्थाओं ने 2-2 हज़ार वॉलंटियर्स हमें शहर की सफाई के लिए भेजे, तो शहरों में जिंदगी फिर से पटरी पर आई हुई दिखाई दे रही है। सिर्फ जहां भूस्खलन हुआ है, लैंडस्लाइड हुआ है, जिनके घर पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं, उनको प्रोवाइड करने के लिए हमने टेम्पररी शेल्टर्स हमारी स्कूल्स में खोले हैं, क्योंकि ये स्कूल्स में जो शेल्टर्स है ये बहुत दिनों तक नहीं चल सकते हैं, इसलिए हमने टेम्पररी कंटेनर बेस्ड अकोमोडेशन भी CSR की मदद से इन गांवों में बना कर दिए हैं। जी, तो टेम्परेरी कंटेनर बेस्ड घर उन्हें दिए गए हैं, और साथ ही उनको दोबारा घर बनाने को लेकर सरकार क्या सोच रही है, इंतजामिया को क्या गाइडलाइंस है, इस हवाले से मैं आपसे सवाल करेंगे। शहनवाज साहब, चूंकि कोरोना का दौर है और हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहां पर लोग SOPs को फॉलो नहीं कर रहे हैं, बहुत ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, वो मास्क भी नहीं लगा रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनको ये लगता है कि वैक्सीनेट वो हो गए हैं, लिहाजा अब उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो मास्क लगाएं। जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी, मैं सुन पा रही हूँ। मैं आपका सवाल पूरा नहीं सुन पाया, क्या आप दोहरा सकती हैं प्लीज? जी, मेरा सवाल ये था दरअसल कि हम ये देख रहे हैं कि मौजूदा वक्त में लोग वैक्सीनेट तो हो रहे हैं, वैक्सीनेशन जो हेजिटेंसी थी वो कहीं ना कहीं कम हुई है, लेकिन लोग SOPs पर खास ख्याल नहीं रख रहे हैं। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में आप देखो, जो बेसिक चीज़ है मास्क ही नहीं लगा रहे हैं, उनको लगता है कि उन्होंने वैक्सीनेशन ले लिया है तो लिहाजा उनको ज़रूरत नहीं मास्क लगाने की। ऐसे लोगों के लिए आपका क्या पैगाम? बहुत ही अहम सवाल है आपका। देखिए, हम काफी सारे लोग अब वैक्सीन ले चुके हैं, जिसकी हालांकि तादाद अभी भी बहुत कम है जो हमारा टारगेट है, बट इसके बावजूद मास्क लगाना बहुत ही जरूरी है जब भी आप पब्लिक प्लेसेस में हो, जब भी आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में हो। उसकी वजह ये है कि वैक्सीनेटेड पर्सन को भी एक मामूली सा रिस्क रहता है कि वो इन्फेक्शन कैच कर सकता है, बावजूद इसके कि उसने वैक्सीन लगाई है। और दूसरी चीज ये कि वैक्सीनेटेड पर्सन को
खुद का रिस्क बहुत कम है, मगर वो दूसरों तक तब भी पहुंचा सकता है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने आप को बचाने के अलावा दूसरों की परवाह बिल्कुल अपने आप को महफूज करें ताकि दूसरे भी महफूज रह पाएं, क्योंकि कहा यह जाता है कि अगर आप महफूज रहेंगे तो आपके आसपास का घेरा जो होगा और घेरे के बाहर जो लोग होंगे आसपास चारों तरफ, वो महफूज रहेंगे। कई सवालों के जवाब जानेंगे, आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। निधि साहिब हमारे साथ बनी रहिएगा, शहनवाज साहब भी हमारे साथ डॉक्टर मौजूद हैं, उनसे कई सवाल हम करेंगे। छोटा सा ब्रेक, चलती रहेगी जिंदगी। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी, चलती रहेगी जिंदगी। इस उन्वान के साथ ही प्रोग्राम हम करते हैं। अगर कोई परेशानी आती है या फिर कुदरती आफात आते हैं, उसके बावजूद भी जिंदगी चलती रही, जिंदगी थमती नहीं है। निधि साहिबा हमारे दरमियान मौजूद हैं, साथ ही साथ शहनवाज साहब भी मौजूद हैं। निधि साहिब, आप मुझे सुन पा रही होंगी, शायद आपका कनेक्शन मुझे लगता है टूट गया है। अगर सुन पा रही होंगी तो बताइएगा कि आप सुन पा रही हैं। शायद आप तक आवाज़ में नहीं पहुँच पा रही, तब तक आपको जोड़ने की हम कोशिश करेंगे। सुन पा रही हैं आप? आ रही है अभी जी, आ रही है। जी, कुछ देर पहले आपने कहा कि जो लैंडस्लाइड इफेक्टेड एरियाज थे वहां पर अभी शेल्टर होम्स उन्हें दिए गए। जाहिर सी बात है वो स्थायी नहीं है, अस्थायी हैं। स्थायी तौर पर उन्हें बसाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से क्या इनिशिएटिव्स अब तक लिए गए हैं, क्या मुआवजे की रकम ऐलान की गई है? जो भी घर सैलाब में पूरी तरह से नुकसान हुआ है, सरकार ने उनको 1.5 लाख रुपए की रकम दी है। लेकिन इन गांवों में जहां घर पूरी तरह से उद्ध्वस्त हो चुके हैं, वहां उनका पुनर्वसन पूरा सरकार के द्वारा किया जाने वाला है। इसमें इन तीनों गांवों में, तड़िये, साखर सुतारवाड़ी और केवनाड़े, इन तीनों गांवों में हमने सबसे पहले सुटेबल लैंड को ढूंढा। और क्योंकि गवर्नमेंट की लैंड इन तीनों गांवों में अवेलेबल नहीं थी, इसलिए प्राइवेट लैंड जो सुटेबल थी, डिजास्टर सेफ थी, वो लैंड आइडेंटिफाई की गई। उन लैंड ओनर्स से पूछा गया कि क्या वो सरकार को ये जमीन बेचने के लिए तैयार हैं। और इसके साथ ये सारा ये जो तीनों जगह पे जो जगह लग रही है हमें, उसका खरीदी करने का, लैंड एक्विजिशन करने का प्रस्ताव बनाया गया है। और यह रकम बेसिकली, यह अमाउंट जो है वो राज्य सरकार जिला प्रशासन को देगी। उसके बाद यह जगह जिला प्रशासन इन तीनों गांवों के पुनर्वसन के लिए निश्चित कर देगा। तड़िये गांव जहां 86 लोगों की मृत्यु हुई है, उस गांव का पुनर्वसन म्हाडा के द्वारा किया जा रहा है और बाकी दोनों गांवों के पुनर्वसन के लिए जिला प्रशासन जिला पुनर्वसन अधिकारी के माध्यम से काम करेगा। जी, ये तो बात रही कि उन्हें बसाने के लिए, उनका आशियाना फिर से उन्हें देने के लिए कोशिशें हैं। लेकिन अगर बात डॉक्यूमेंट्स की करें, क्योंकि इन एरियाज में जाहिर सी बात है सालों साल पुरानी उनकी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो चले गए होंगे। इसके लिए क्या कोई टीम जा रही है, उनसे पूछताछ कर रही है कि कौन कौन से उनके डॉक्यूमेंट्स थे जो दोबारा उन्हें इजीली मिल जाए? क्योंकि आप जानते हैं कि सरकारी दफातर का चक्कर लगाते रहते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स उन्हें री इशू नहीं हो पाता है। इसलिए हमने पहले दिन से, इनफैक्ट जब तक वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ साथ साइमल्टेनियसली हमने बैंक का वहाँ पर कैंप लगाया, हमने वहाँ आधार कार्ड के लिए कैंप लगाए, वहाँ लोगों का वोटर आईडी कार्ड तुरंत फिर से जनरेट हो सके, राशन कार्ड जनरेट हो सके, इन सब के कैंप्स लगाए जा चुके हैं। इवन गैस कनेक्शंस, उनका कौन सी एजेंसी से कनेक्टेड था, उस एजेंसी के लोगों को वहां गांव में ले जाके उनके गैस कनेक्शन के एप्लीकेशंस, डॉक्यूमेंट्स वगैरह फिर से रिस्टोर किए गए हैं। अगर इंतजामिया, एडमिनिस्ट्रेशन इतनी जल्दी में इस तरह की इनिशिएटिव लेता है तो जाहिर सी बात है लोगों को उम्मीद की किरण भी दिखती है। और हम ये मानते हैं कि इंतजामिया की इन तमाम इनिशिएटिव से गांव वाले ज़रूर खुश होंगे, उन्होंने ज़रूर रिएक्शन दिया होगा आपके हवाले से। क्या कहते हैं गाँव वाले? एक्चुअली इन गाँवों में जितना बड़ा दुख लोगों का है, उसके बावजूद लोगों ने निश्चित तौर पे प्रशासन के द्वारा किए गए सभी कदम जो है उनको सराहा है। क्योंकि ये आपत्ति ऐसे गाँवों में आई थी जो हमारे लैंडस्लाइड अफेक्टेड गाँव नहीं थे, इसलिए यहाँ किसी भी तरह का एक प्रेडिक्शन करना भी जिला प्रशासन के लिए संभव नहीं था। हमारे जो 103 गाँव जहाँ भूस्खलन होता है, वहाँ जिला प्रशासन के द्वारा पहले ही सारी उपाय योजना की जाती है, उनको आसपास की स्कूल में शिफ्ट किया जाता है। बट ये 3 गांव ऐसे गांव थे जहां किसी तरह का भूस्खलन का इतिहास नहीं था, इसलिए लोग भी कहीं ना कहीं समझते हैं कि यहाँ प्रशासन, ये जो दुखद घटना हुई है, इस घटना को रोकना किसी भी व्यक्ति के लिए संभव नहीं था। लेकिन जो बचे हैं उन सब की जिंदगी को सुधारने के लिए जो कदम प्रशासन ने उठाए हैं, वो
पूरे हैं और उनमें किसी भी तरह की कोई भी कसर प्रशासन के द्वारा नहीं रखी गई है। इससे यानी कहा जाए कि आखिरी शख्स तक मदद पहुंचाने की कोशिश की गई है और की जा रही है अभी तक उन्हें दोबारा उनके आशियानों में बसाने के लिए। आपके पास मैं लौटूंगी निधि साहिबा। शहनवाज, डॉक्टर शहनवाज साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। शहनवाज साहब के पास मैं आऊं, इस बीच एक कॉलर जुड़ चुके जिन्हें शामिल कर लेते हैं प्रोग्राम में। हेलो, कौन साहब, कहाँ से? हेलो हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलती रहेगी जिंदगी प्रोग्राम में आप कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो, कौन साहब फोन लाइन पर मौजूद हैं? हेलो जी, कौन साहब? अस्सलाम वालेकुम। चलती रहेगी जिंदगी आप देख रहे हैं जी। शोलापुर से अहमद बात कर रहा हूँ मैडम। जी अहमद साहब, क्या सवाल है आपका? डॉक्टर साहब से मेरा ये सवाल है, अब तो कोरोना टल गया जी, तो मास्क लगाना जरूरी है मार्केट में? ठीक है शहनवाज साहब, देखिए लोग अब ये मान रहे हैं कि कोरोना टल गया है, इसीलिए आपको पता होगा कि इससे पहले आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा रहते थे, कम से कम 20 कॉल्स आ जाते थे और आज कॉल्स ही नहीं आ रहे। इसका मतलब कोरोना का लोगों में डर नहीं है, इसका इशारा यही मिलता है। आप देख लीजिए, आप एक कॉलर साहब हमारे साथ हमारे दरमियान थे कुछ देर पहले, उन्होंने कहा कि कोरोना टल चुका है। जी देखिए, कोरोना खत्म नहीं हो चुका है, पर अच्छी बात यह है कि कोरोना के केसेस बहुत कम हो गए हैं और डरने की बात नहीं है, मगर हमें ना कॉशियस रहना है, हमें प्रिकॉशंस ले रहे हैं, एहतियात लेने हैं। और एहतियात में से मास्क सबसे इम्पॉर्टेंट एहतियात है, क्योंकि मास्क का ये फायदा है कि मास्क एक तो कोरोना से हमें बचाता है, दूसरी रेस्पिरेटरी से हमें बचाता है, बट उसका सबसे अहम फायदा ये है कि मास्क जो है कोरोना के सारे जी डेल्टा वेरिएंट हो, दूसरा कोई वेरिएंट हो, डेल्टा प्लस वेरिएंट हो, सारे वेरिएंट्स के अगेंस्ट मास्क इफेक्टिव है। और जब तक ना हमारी पूरी पॉपुलेशन वैक्सीनेट ना हो जाए तब तक मास्क को हमें लगाते। ठीक, एक सवाल और आपसे हम करना चाहेंगे, जिसका फर्स्ट डोज हो गया है, सेकंड डोज वो लगाने जा रहा है, लेकिन उससे पहले उसको कहीं चेस्ट में पेन होने लगे, तो क्या आप ये मानते हैं कि मौसमियाती चेंजेस की वजह से, वेदर की चेंजेस की वजह से पेन हो रहा है, तो क्या ऐसे औकात में उसको सेकेंड डोज लेना चाहिए, यानी वैक्सीन लेना चाहिए या नहीं? आपका सवाल में आधा ही सुन पाया जी। शहनवाज साहब, मेरा ये मानना है कि फर्स्ट डोज जिसने ले लिए, सेकंड डोज लेना ही जा रहा है, लेकिन उसको शायद वेदर की वजह से चेस्ट में पेन हो रहा हो या फिर कुछ और वजह हो सकती हो, तो क्या अगर किसी को चेस्ट पेन हो रहा है, तो चेस्ट में पेन हो रहा है, तो क्या वो वैक्सीन की दूसरी डोज ले सकता है या फिर डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत है? हाँ देखिए, अगर कोई ऑनगोइंग मेजर बीमारी है किसी को, जैसे आपने बताया चेस्ट पेन है या कोई मेजर फीवर चल रहा है, तो वो रुक सकते हैं 5 दिन, 10 दिन, हफ्ता, जब तक वो चीज सॉर्ट आउट हो जाए, और उसके बाद सेकंड डोज ले सकते हैं। मगर अगर कोई मामूली बीमारी है नहीं, लेकिन उन्हें अगर पता ही ना हो कि ये पेन किस लिए हो रहा है, या मौसमियाती चेंजेस की वजह से हो रहा है, मौसमियाती तब्दीली की वजह से हो रहा है, या फिर कभी पेन ना रहा हो और अचानक से हो रहा है, तो ऐसे वक्त में क्या करना चाहिए? ऐसे वक्त में जो अभी प्रॉब्लम है, जो अभी उनको पेन हो रहा है और मेजर कोई प्रॉब्लम हो रही है, पहले उसका इलाज होना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन अगर हम 5 दिन बाद भी लगाएंगे उसमें इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। बट अगर कोई इस वक्त चेस्ट में जैसे किसी को पेन हो रही है, तो ये कोई सीरियस इलनेस भी हो सकती है। अगर डॉक्टर की जांच के बाद ये पता चलता है कि मामूली कोई तकलीफ है, कोई नज़ला जुकाम है, तो फिर वैक्सीन लगाने में कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद लगा सकते हैं जी। तो वैक्सीन लेने वालों के लिए एक मशवरा ये है कि आपने अगर फर्स्ट डोज ले लिया है, सेकंड डोज अगर आप लेने वाले हैं, उससे पहले आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाती है और प्रॉब्लम ऐसी हो कि आपको लगे कि नहीं, डॉक्टर से सलाह मशवरा लेना ज़रूरी है, तो यही बात डॉक्टर शहनवाज साहब भी कहते हुए देखे गए कि आप अगर वैक्सीनेशन लेने के बाद, फर्स्ट डोज लेने के बाद अगर कुछ आपको परेशानी फील आ रही है, तो महसूस हो रही है, तो आप ज़रूर डॉक्टर से मशवरा करें और उसके बाद वैक्सीन को लें, थोड़े से वक्त के लिए रुक सकते हैं। साथ ही प्रेग्नेंट लेडीज़ के हवाले से और कंसीव करने वाली लेडीज़ के हवाले से अब भी कई तरह की दिक्कत थी, इस हवाले से हम आपसे सवाल करेंगे। लास्ट कमेंट आपसे चाहेंगे, कितना वक्त अभी लगेगा निधि साहिबा, ताकि उन इलाकों को जहां पर लैंडस्लाइड आया था और जहां पर सैलाब आया था कि पहले जैसा वो हो जाए? देखिए, गांव जिनके ऊपर लैंडस्लाइड गिरी है, निश्चित तौर पे वो गांव हमेशा के लिए बदलने वाले हैं, क्योंकि पूरे घर, पूरे एक बस्ती थी जिसके ऊपर मलबा आकर गिर गया है।
तो उनकी ज़िंदगी पहले जैसी तो नहीं होगी, लेकिन निश्चित तौर पर फिर से एक नई ज़िंदगी शुरू करने की दिशा में प्रशासन काम कर रहा है। तड़िये में जो महड़ा की तरफ से पुनर्वसन किया जाने वाला है, हम उम्मीद करते हैं कि इसी साल में इन तीनों गाँवों में जो पुनर्वसन का हमारा प्लान है वो निश्चित तौर पर सफल हो पाएगा। जी बिल्कुल, तो ये उम्मीद की जा सकती है कि इंतजामिया की तरफ से जो कोशिशें इन एरियाज़ के लिए, इन इलाकों के लिए की जा रही हैं, वो खुशआइन बात है, उन्हें सताइश की जानी चाहिए और गाँव वालों के जख्मों पर जल्द से जल्द मरहम लगे। न्यूज़ 18 उर्दू की यही ख्वाहिश है। आपको बहुत शुक्रिया निधि साहिबा और शहनवाज साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त देने के लिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त और कल फिर होगी मुलाकात। चलती रहेगी जिंदगी। आदाब।